हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए ये 15 सेटों का जो बुक निकाला गया है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत जो है हम लोग सेट 1 को कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग सेट 2 को देखेंगे। और ये पूरा जो सेट है वो 5 ऑप्शन वाला सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, और जिसमें कि ये सारे टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से कवर किया गया है। तो हम इन सारे 120 प्रश्नों को कवर करेंगे, और वो भी काफ़ी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और बहुत कम समय में जो है आप इस सेट को कंप्लीट कर पाओगे। साथ ही आपको ये बता दें कि इसका जो आप पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जो है स्टडी शेल्टर को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इस चैनल में जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज जो है हम लोग सेट नंबर 2 कर रहे हैं। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है वो विशाल स्नानागार पाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्नानागार था वो धार्मिक यूज के लिए किया जाता था। और इसका जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये आपका सार्वजनिक स्नानागार के रूप में चिन्हित किया जाता है। वहीं अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से ही जो है वो आपका कांसे की जो नर्तिका है उस नर्तिका का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। कांस्य नर्तिका की जो मूर्ति है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिल जाता है। ठीक है। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसका जो आपका खोज करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है राखल दास बनर्जी को। राखल दास बनर्जी, इन्होंने ही जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पे है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पे। और ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खोज है वो किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का खोज किया था, और इसी के नाम पे जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया था। और हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका रावी नदी के किनारे जो है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है वहाँ पे ये स्थित है। वहीं अगर बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वो आपका हड़प्पा काल का एक बंदरगाह था। ठीक। और लोथल और कालीबंगा, इन दोनों जगहों से जो है वो आपको अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है कहाँ से? लोथल और कालीबंगा, इन दोनों स्थान से। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना करने का श्रेय जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो आपका सेल्यूकस निकेटर का जो है वो आपका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और अगर ये पूछा जाए ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर जो है आपका सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति। फिर बाद में होता ये है कि सेल्यूकस निकेटर का युद्ध जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसे हरा देता है। बदले में संयुक्त ये जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, और साथ ही कुछ प्रांत जो है कंधार वगैरह वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। अगर बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र जो है वो आपका राजनीति से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से। ठीक। और कौटिल्य को ही आपको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कालिदास की, तो कालिदास ने जो है कई सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें आपका अभिज्ञान संकुलम, उसके बाद फिर विक्रमांक देवचरित्र, उसके बाद फिर आप मालविका अग्निमित्रम, कई सारे बुक जो है वो कालिदास के द्वारा रचित किए गए थे। जबकि अगर हरिसेन की बात करें, तो ये हरिसेन जो है वो आपको समुद्रगुप्त के काल में का दरबारी था। और इसने जो है समुद्रगुप्त के काल का दरबारी था। और इसने क्या किया था? वो आपका प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा है वो किसने लिखा था? हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये भी आप याद रखिए। आगे, भरत और 10 राजाओं के बीच दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? ऑप्शन है बिपाशा, शत्रुदी, परुष्णी, चिनाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी नदी के किनारे जो है ये दशराज युद्ध होता है। और इसमें विजेता कौन होता है?
विजेता जो है वो आपका भरत या फिर इसी को सुदास के नाम से भी जाना जाता है। सुदास जो है इसका विजेता होता है और इसका वर्णन किसमें, आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात करें पुरुषनी की तो ये जो आपका रावी नदी जो है उसी का नाम परुष्णी है। बिपाशा जो है वो आपका ब्यास नदी का नाम है, जबकि शतरुद्री जो है वो आपका सतलज नदी हो गया, सतलज। और चिनाब जो है ये आपका अभी वर्तमान नाम है और इसका जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम, वो आस्कीन था। देखते हैं आगे कुछ और नाम को अगर हम लोग देखें तो झेलम, झेलम को जो है वो बितस्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम को क्या बोला जाता है, बितस्ता। और जो आपका गंडक नदी है, गंडक नदी को जो है वो सदा नीरा के नाम से जाना जाता था, सदा नीरा। ये सारा जो है वो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम, लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ पे हुआ था। और इन का जो मृत्यु है वो आपका कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर जो है ये आपका यूपी में है, वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था या निर्वाण हुआ था। वहीं अगर बात करें राजगृह में तो राजगृह में जो है यहाँ पे क्या होता है कि रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र इनके द्वारा जो है वो गौतम बुद्ध को शिक्षा दी जाती है। और ये जो है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। आपको मालूम होगा कि जो पहले गुरु है गौतम बुद्ध के वो आपके अलार कलाम हैं, अलार कलाम, ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और अलार्म कलाम से ही जो है गौतम बुद्ध ने किस चीज़ का ज्ञान लिया था, तो उन्होंने सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है वो आपका अलार्म कलाम से ही लिया था। और अगर बात करें कुंडल ग्राम की तो कुंडल ग्राम जो है ये आपके महावीर के जन्म से संबंधित है। महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। ये कहाँ पे है, ये आपका वैशाली बिहार में स्थित है और यहीं पे जो है 540 बीसी में जो है आपका महावीर का जन्म होता है। आगे पूछा गया कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी में, 70 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। और इसी टाइम में होता ये है कि जो विक्रमादित्य है, ठीक है, उनके द्वारा शकों को पराजित किया जाता है और उसके बाद विक्रम संवत का प्रारंभ किया जाता है। और अगर बात करें 78 ईस्वी में तो इसमें क्या होता है, शक संवत की प्रारंभ होता है। शक संवत का प्रारंभ जो है वो आपका 78 ईस्वी में होता है और इसी शक संवत को जो है वो भारत सरकार जो है यूज करती है। ठीक, कुछ और है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक आपका है गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत जो है वो आपका 319 ईस्वी में माना जाता है, 319-320 में। और एक है आपका हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है वो आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो आपका माना जाता है 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। तो इन सभी को आप याद रख लीजिएगा। एक और आप बता सकते हैं कि अकबर के द्वारा कौन सा संवत शुरू किया गया था और वो कब से माना जाता है। आपको हिंट दे दे, अकबर ने जो है वो आपको इलाही संवत स्टार्ट किया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये इलाही संवत जो है वो अकबर के द्वारा किस वर्ष किया गया था। आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे गुप्त शासकों की शासकीय राजभाषा क्या थी, तो आपको बताना है कि भाषा कौन था। ऑप्शन है प्राकृत, पाली, मगधी या हिंदी। आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। संस्कृत जो है वो आपका गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी, ठीक है, संस्कृत। वहीं अगर बात करें गुप्त शासकों की तो इसका गुप्त वंश की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त ने किया था। और ये गुप्त जो वंश था मतलब उसे बोला जाता है स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से जो ये स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है गुप्त काल को। आगे पूछा गया एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने जो है वो शिव मंदिर का निर्माण किया था और ये कैलाश मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। और ये स्थित कहाँ पे है, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में ये स्थित है, ठीक। अगर महाराष्ट्र में इसका लोकेशन पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये कृष्ण प्रथम की अगर बात करें तो ये कृष्ण प्रथम किस वंश का था, तो ये राष्ट्रकूट वंश का था। और राष्ट्रकूटों ने ही जो है वो आपका एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा का जो गुफा है उसका निर्माण और एलोरा का जो गुफा मंदिर है उसका निर्माण करता है। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण जो है वो आपका राष्ट्रकूट के द्वारा ही किया जाता है।
वहीं अगर बात करें अमोघ वर्ष की, तो अमोघ वर्ष ने जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था, और ये एक ऐसा शासक है जो कि तुंगभद्रा नदी में जो है जल समाधि के द्वारा अपने जीवन को त्याग देता है, जल समाधि के द्वारा अपने जीवन को त्याग देता है। ठीक, आगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन है 19, 17, 27, 16 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने जो है कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और इसकी जो शुरुआत होती है, मतलब जो टोटल अगर देखा जाए तो 1001 से लेके 1027 के बीच ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। और आक्रमण का जो उद्देश्य माना जाता है वो माना जाता है धन संपत्ति को लूटना, और जितना ज़्यादा हो सके वो धन को इकट्ठा करना। हालांकि बाद में जो है ये थोड़ा बहुत मूर्ति वगैरह भी तोड़ता है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो आपका धन को लूटना ही माना जाता है। अगर सब बात करें सबसे पहले किसके विरुद्ध हुआ था, तो सबसे पहले ये जो है वो आपका जयपाल के विरुद्ध हुआ था, जो पंजाब का शाही वंश था उसके विरुद्ध ये पहला आक्रमण किया जाता है 1001 में। और 1027 में ये जो है जाट जो थे उनके विरुद्ध ये अंतिम आक्रमण करता है। और जाट के विरुद्ध क्यों करता है, तो सबसे जो प्रसिद्ध था महमूद गजनबी का आक्रमण वो था आपका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे इसने जो है अटैक किया था। और ये अटैक करने के टाइम क्या होता है कि ये जाट जो है इसका विरोध करते हैं, इसलिए मोहम्मद गजनबी ने अंतिम बार 1027 में जाट के विरुद्ध ये आक्रमण करता है। आगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बख्तियार खिलजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखो, दिल्ली सल्तनत का अगर संस्थापक बोला जाए तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी जो है वापस जाते होता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सब कुछ दे देता है, और 1206 से लेकर 1210 तक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली पे राज करता है। फिर 1210 में क्या होता है कि ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो शासन को संभालता है, और ये जो है राजधानी लाहौर से लाकर जो है दिल्ली लाता है, लाहौर से दिल्ली जो है ये अपनी राजधानी को लाता है। और इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसने जो है बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, इसलिए भी इसे बोला जाता है आपका वास्तविक संस्थापक। एक्चुअली में ये सारे लोग जो है वो गुलाम थे, तो सुल्तान की उपाधि पाना एक बड़ी बात होता है, और इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर बात करें बख्तियार खिलजी की, तो इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन है तुगलक, गुलाम, लोदी या खिलजी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका गुलाम वंश आ जाता है, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं। उसके बाद जो है आपका एक आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, अर्थात मात्र 30 वर्ष तक जो है ये शासन करता है, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर बात करें तुगलक की, तो तुगलक जो है वो आपका 1320 से लेके 1398 या फिर आप बोल सकते हो 1414 तक जो है ये इसका शासन रहता है, किसका? तुगलक वंश का। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है तुगलक वंश का ही यहाँ पे, मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो है तुगलक वंश ने किया था राज्य। तुगलक वंश के बाद आपका आता है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश आता है, और उसके बाद जो है आपका आता है लोदी वंश। तो ये 5 डायनेस्टी जो है वो आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। आगे पूछा जा रहा है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 18, 21, 15 या 14? तो देखिए क्या था कि पहले जो है वो 12 सूबों में विभक्त था, फिर जब दक्षिण का अभियान अकबर के द्वारा किया जाता है तो कुल सूबों की संख्या जो है वो बढ़ के 15 हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, हम लोग को वो बताना है। और यहाँ पे यूरोपीय देश और उनके द्वारा जो पहला कारखाना खोला गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। पहला जो पूछा जा रहा है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी। अगला कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, जॉन मिल्डन हॉल या टॉमस एडवर्ड।
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मिंडेल हॉल। एक्चुअली में जॉन मिंडेल हॉल क्या था कि ये जो है स्थल मार्ग से भारत आया था। स्थल मार्ग से जो है ये आपका रोड के थ्रू आया, स्थल मार्ग से आया था। और पूछा जाए कब आया था, तो ये आया था आपका 1597 ईस्वी में भारत आया था। और अगर बात करें कैप्टन हॉकिंस की, तो ये आपका जो है वो मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला जो है वो आपका अंग्रेज़ था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ये शामिल हुआ था कैप्टन हॉकिंस। और ये कब भारत आया था, तो ये जो है भारत आया था 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में भारत आया था। वहीं अगर बात करें टॉमस रो की, तो टॉमस रो जो है वो आपका 1615 ईस्वी में जो है वो मुग़ल दरबार जहांगीर के शासनकाल में आता है। वहीं अगर ये पूछा जाए कि पुर्तगाली के बाद, जैसे सबसे पहले तो पुर्तगाली आए यूरोपियों में, तो पुर्तगाली के बाद भारत जो है कौन आया था, तो पुर्तगाली के बाद आने वाले थे डच। डच जो है वो भारत आया था। और डच में भी अगर पूछा जाए कौन आया था, तो एक नाम आता है कार्नियल हॉटमैन। कार्निलिया हॉटमैन, ये व्यक्ति जो है वो भारत आने वाला जो है दूसरा यूरोपियन बना था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मुअज्जम, फर्रुख सियर, जहांदार शाह या मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह को जो है वो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। वहीं जो है फर्रुख सियर है, इसे जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और मुअज्जम जिसका दूसरा नाम जो है बहादुर शाह था। ठीक है, बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, इसे जो है इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह ए बेखबर मतलब बेखबर रहने वाला ये जो है शासक था। वहीं अगर बात करें मोहम्मद शाह की, तो ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है इसे, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह के टाइम में ही जो है नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह जो है वो भारत पे आक्रमण करता है। कब, तो ये आक्रमण करता है आपका 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है। और उस टाइम जो है ये कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके जाता है। साथ ही जो तख्ते ताउस था वो भी जो है ये लेके जाता है। आगे कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। मुबारक उद्दौला, नजूम उद्दौला, सैफुद्दौला या मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला का जो अगर आप टाइम पीरियड देखें, तो ये 1770 से लेके जो है 1775 तक रहता है। उसके बाद फिर जो अंग्रेज़ है वो अंग्रेज़ जो है बंगाल को अपने में शामिल कर लेते हैं। तो जो अंतिम शासक है वो आपका हो जाएगा मुबारक उद्दौला। देखते हैं आगे। आगे है कि फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। एसएन सेन, आरसी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बोला जाता है 1857 को। और इस टाइम ये जो बुक लिखे थे वो लिखा गया आरसी मजूमदार के द्वारा। ठीक है, आरसी मजूमदार, सॉरी आरसी मजूमदार नहीं, वो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर, उन्हीं ने जो है वो 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। और वही चीज़ लिखा हुआ है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 को किसने बोला था, बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। और इन्हीं को जो है, और इन्होंने ही क्या किया था, मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला, आपका जो पहला सेट था वहाँ पे ये आया था क्वेश्चन कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। ये आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, श्री राम वाजपेयी, एम.जी. रानाडे, श्री धारलू नायडू। तो देखिए जो श्री धारलू नायडू थे ये और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने मिलकर जो है वो वेद समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन, इन लोगों के द्वारा जो है वेद समाज की स्थापना की जाती है। और ये कब किया जाता है, तो 1864 के आसपास जो है इसकी स्थापना की जाती है, 1864 के आसपास। और जब ये धारलू नायडू जो है वो बंगाल आते हैं, बंगाल में ब्रह्म समाज को देखते हैं, तो फिर इसका नाम जाके जो है वो चेंज कर देते हैं दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो धारलू नायडू जो है आंसर हो जाएगा। और उसे वेद समाज के नाम से भी जाना जाता था।
देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन है चित्तर सिंह, बेलूथम्पी, बख्शी जगबंधु या गोमधर कुंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बख्शी जगबंधु। जो पाइक विद्रोह था इसका अगर हम लोग देखें कि किस एरिया में हुआ था, तो ये आपका हुआ था उड़ीसा के एरिया में। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि ये विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था। तो उड़ीसा में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है बख्शी जगबंधु ने किया था। और ये हुआ कब था, तो ये आपका 1864 ईस्वी के आसपास जो है, 1864 नहीं बल्कि 1917-18 में ये विद्रोह होता है। कब होता है, 1917-18 के आसपास ये विद्रोह होता है। वहीं अगर बात करें आपका चित्तर सिंह की, तो ये जो है चित्तर सिंह आपका रामोसी विद्रोह से संबंधित है। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। और अगर बात करें बेलूथम्पी की, तो बेलूथम्पी जो है एक बेलूथम्पी विद्रोह था आपका त्रावणकोर में, उससे संबंधित है। और जो गोमधर कुंवर है, गोमधर कुंवर जो है ये आपके हो जाएंगे अहोम विद्रोह से। अहोम विद्रोह एक होता है आपका कहाँ, तो अहोम आपका होता है असम में। असम में ये विद्रोह होता है और उससे जो है गोमधर कुंवर रिलेटेड है। तो ये सारे जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक बार आप ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है पत्र पत्रिका और उसके संपादक को मैच करना है। तो बंगाल गजट, तो बंगाल गजट की स्थापना जो है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था, ये सही है। सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ये भी सही है। बंगदूत जो है वो राजा राम मोहन राय का है, ये भी सही है। और बिहार हेराल्ड ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सभी जो है वो सही है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये सारे सही सुमेलित हैं, तो ई नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी। ऑप्शन है 1839 का मैकाले, 1854 का वुड डिस्पैच, रैले कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1854 का जो वुड डिस्पैच था, उसके तहत तीनों जो यूनिवर्सिटी है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है। अगर बात करें वुड डिस्पैच की, तो ये आया किसके टाइम में था, ये आपका जो है डलहौजी के टाइम में आया था। ठीक है, डलहौजी के टाइम में। लेकिन इन तीनों की जो स्थापना होती है, घोषणा तो अभी हो जाता है लेकिन स्थापना जो होता है वो होता है आपका 1857 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। और वुड डिस्पैच जो है वो आपका वर्नाकुलर जो भाषा है उसका बात करता है, वर्नाक्यूलर स्कूल की बात करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे के भारत में न्यायिक सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, एलिजा इम्पे या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी ने जो है वो हर एक मतलब प्रत्येक जिला में एक दीवानी, एक आपका दीवानी और एक जो है फौजेदारी कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, दीवानी और फौजेदारी कोर्ट की स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग्स करता है। और यही चीज़ जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो और जो है इसे सुदृढ़ करता है। और एक आता है कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड जिसके तहत जो है वो एक संहिता बनता है और कानून को और भी ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया जाता है। अगर बात करें एलिजा इम्पी की, तो जो पहला कोर्ट बना था आपका कलकत्ता में, जो पहला आपका कोर्ट की स्थापना होता है 1774 ईस्वी में, तो उसके जो पहले आपके न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो विधवा पुनर्विवाह आपका होता है वो आपका होता है 1856 में, और इसी के बाद आपका 1857 में विद्रोह होता है। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था। और जो तृतीय बांग्ला बर्मा युद्ध है ये जो आपका होता है 1885-86 में। ठीक, और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है ये होता है 1845-46 में। ठीक, और जो सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घटना थी ये होता है 1843 में। और पूछा यहाँ पे जा रहा है कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आंग्ल बर्मा युद्ध है वो कब हो रहा है आपका 1885-86। ठीक है, मतलब जिस समय आपका कांग्रेस का स्थापना हो रहा था 1885 में, उसी टाइम जो है
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तो सबसे बात की जो घटना होगा वो आपका होगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एम जी रानाडे, जीवी जोशी, एस एच चिपुलकर या चापेकर बंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पुणे सार्वजनिक सभा थी, इसका जो स्थापना होता है वो होता है 2 अप्रैल 1870 को, 1870 को। और इसमें होते कौन है? तो एक तो आपके एम जी रानाडे हो गए, दूसरा जो है वो जीवी जोशी हैं, और तीसरा एस एच चिपलुंकर। ये तीनों जो है वो पुणे सार्वजनिक सभा के स्थापना से जुड़े हुए थे। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर बात करें चापेकर बंधु की, चापेकर बंधु जो है वो तीन भाई थे, दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और एक बालकृष्ण चापेकर। और इन्होंने जो एक संस्था की स्थापना किया था वो था हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, हिंदू धर्म संरक्षणी सभा। इस संस्था की स्थापना करते कब? तो 1894 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि जब पुणे में प्लेग फैलता है तो ये प्लेग का जो कमिश्नर होता है रैंडे, उसे जो है इन लोग भाइयों ने गोली मार दिया था, और उसके बाद जो है इन तीनों को फांसी दे दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा चापेकर बंधु के बारे में। वो 1894 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, इसकी जो है वो स्थापना करते हैं। फिर प्लेग का जो है जो कमिश्नर होता है उसकी हत्या जो है इन भाइयों के द्वारा ही किया जाता है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो थे WC बनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, जो पहले अध्यक्ष है वो तो WC बनर्जी है, लेकिन यहाँ पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो वो आपका हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूल जो है वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। और ये अध्यक्षता कब करता है? तो ये जो इलाहाबाद में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी 1888 ईस्वी में। 1888 में इलाहाबाद का जो अधिवेशन था वहाँ पे ये अध्यक्षता करता है। अगर बाकी के ऑप्शन को देखें तो एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक में आते हैं, लेकिन ये जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। और अल्फ्रेड वेब ये भी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और सर हेनरी कॉटन भी। अगर बात करें सर हेनरी कॉटन की, तो ये जो है तो इनका जो जन्म है वो आपका तंजौर में हुआ था, भारत में इनका जन्म हुआ है। और ये जो कांग्रेस की अध्यक्षता भी करता है। मैंने जो एक अलग से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर सीरीज लाया है, जिसमें काफ़ी अच्छे से जो है इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे एक आपका 1857 कवर किया गया, भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर किया गया, और भी 3-4 टॉपिक है। वो अलग अलग टॉपिक वाइज जो हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कवर किया है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया है कि कौन सा वो अंग्रेज अध्यक्ष था जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि जो है एक और आपका अंग्रेज था जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करता है, वो है विलियम वेंडर वन। विलियम वेंडर वन, ये जो दूसरा ऐसा अध्यक्ष था जो कांग्रेस की अध्यक्षता करता है, ठीक। तो याद रखिएगा जॉर्ज यूल 1, विलियम वेंडर वन 2, अल्फ्रेड वेब 3 और सर हेनरी कॉटन, ये 4 जो है वो ब्रिटिश थे जो कि आपका कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। आगे पूछा जा रहा है किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905, 5 अक्टूबर 1905, 20 जुलाई 1905 या 16 अगस्त 1905, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, लेकिन ये जो प्रभावी होता है वो होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि कब से प्रभावी होता है। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? तो 1911 का जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन जो है वो जब हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा कर्जन जो है वो गवर्नर जनरल था या वाइसराय था। आगे लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, वसंत कुमार या बीपी बाडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने जो है 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर देता है। कहाँ? तो लंदन में। ये भी आप याद रखिए। वहीं अगर उधम सिंह की बात करें तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था
लॉर्ड नहीं, जनरल डायर। तो जनरल डायर को जो मारने का काम है वो उधम सिंह के द्वारा ही किया जाता है। और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, सरोजिनी नायडू, बीजी तिलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हो जाती है 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है। और जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो आपका दिसंबर में होता है, दिसंबर 1920 में। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपका विजय राघवाचार्य। ठीक है, विजय राघवाचार्य के द्वारा वो अध्यक्षता किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। तो जो प्रस्तुत करने का काम, ये प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किया था सी आर दास ने। सी आर दास ने जो है वो प्रस्तुत किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप और याद रखिए, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को ही। तो ये भी पूछ लिया जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी जो तुलना है वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये तुलना किए थे। किसका, ये भी पूछ लिया जाता है। तो नेपोलियन का जो पेरिस मार्च था और मुसोलिनी का जो रोम मार्च था उससे तुलना किया जाता है गांधी के दांडी मार्च की। तो ये आप याद रखिएगा। और ये दांडी मार्च हुआ कब था, तो ये आपका 1930 में हुआ था। कब से कब तक, ये आपका होता है 12 मार्च से लेके जो है 5 अप्रैल 1930 तक। 5 अप्रैल 1930 तक जो है आपका दांडी मार्च होता है। और इसी के बाद क्या है कि आपका जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। कितने ऐसे प्रांत थे जो 1937 के चुनाव के बाद जो है वो बहुमत प्राप्त वाले थे। ऑप्शन है 8, 6, 5, 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। देखो, दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। पहला ये पूछा जाता है कि 1937 के बाद जो है कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने ऐसे प्रांत थे जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था। तो जो बहुमत प्राप्त प्रांत थे वो उन प्रांतों की संख्या जो है वो 5 थी। और जहाँ पे सरकार बनाया था उसकी जो कुल संख्या है तो वहाँ पे जो है वो 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाता है। आगे पूछा जा रहा है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड या चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मैटकॉफ। जो चार्ल्स मैटकॉफ का टाइम पीरियड है ये आपका आ जाता है 1835-36 का। और 1 साल के टाइम पीरियड में ही जो है इसने क्या किया था कि जो समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटा देता है, जिसके कारण जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ को जाना जाता है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, इन तीनों के द्वारा जो है वो भूमिगत रेडियो का संचालन किया जाता है। और इसमें ये लोग करते क्या थे, जो गांधी जी का विचार है और फिर जो नेता थे उनकी जो विचार है देश के प्रति, उन सारे जो रिकॉर्डेड वॉइस है उस रिकॉर्डेड वॉइस को ये लोग जो है वो रेडियो पे प्रसारित करते थे, जिससे जो है आंदोलन को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। और एक चीज नाम और है वो भी आप याद रखिए, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, अच्युत पटवर्धन, ये भी जो है भूमिगत रेडियो से संबंधित थे। आगे है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 1930, 1931, 1932, 1934। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1931। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता होता है और इसी समझौते के बाद जो है वो
जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, उसमें जो है गांधी जी जो है भाग लेते हैं, एकमात्र ऐसा जिसमें कांग्रेस भाग लेती है और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो गांधी जी करते हैं। जबकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1930 में होता है, सेकेंड 1931 और थर्ड जो है 1932 में होता है। और किसी में कांग्रेस नहीं जाती है, सिर्फ 1931 का जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करती है। और फिर सांप्रदायिक जो अधिनियम था उस मुद्दे पे विवाद हो जाता है और ये फिर असफल हो जाता है। इस टाइम आप का जो इरविन है वो आपका वाइसराय होता है और जो पीएम है वो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है, निम्न में किस ग्रह के दिन के मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जैसे पृथ्वी पे दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसी टाइप से जो मंगल ग्रह है वहाँ पे भी दो ध्रुव देखने को मिलता है। और ये क्या है कि ये 25 डिग्री पे झुका हुआ है मंगल ग्रह, जिसके कारण यहाँ भी दिन और रात होते हैं और जो मौसम परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन वो भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। आगे के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोफाइटा, जीरोफाइटा, हेलोफाइटा या लिथोफाइटा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जीरोफाइटा। जो वैसे वनस्पति जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं उनके लिए जो स्पेशल नाम है वो जीरोफाइटा होता है। वहीं अगर बात करें ट्रोपोफाइटा की, तो ट्रोपोफाइटा वनस्पति वैसे जगह पे उगता है जहाँ पे घास ज़्यादा होता है। ठीक है, घास वाली ये वनस्पतियाँ होती है, वैसे मतलब क्षेत्र जहाँ पे घास उगते हैं वहाँ पे ये ट्रोपोफाइटा पाया जाता है। और लिथो आप कनेक्ट कर सकते हैं लिथोस्फीयर से, या फिर ये एक्चुअली वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पत्थर होता है, तो कड़ी चट्टान पे जो उगने वाला पौधा होता है वो आपका लिथोफाइट होता है। हेलोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट जो है वो आपका लवण वाला जो क्षेत्र होता है नमकीन पानी का, वहाँ पे ये हेलोफाइट होते हैं। और हम लोगों ने क्या है कि जो पिछला सेट था वहाँ पे एक देखा था आइसोहेलाइन। ठीक है, आइसोहेलाइन वो क्या था कि एक समान जो लवणीय क्षेत्र है उसे वो कनेक्ट करता है। तो हेलाइन और हेलो ये दोनों जो है वो आपका किससे रिलेट कर रहा है? तो लवण से रिलेट कर रहा है। तो आप ये इन चीज़ों को गौर कीजिएगा। आगे पूछा जा रहा है, बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन या मछली पालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बर्मी कल्चर जो है वो आपका केचुआ पालन से संबंधित है। और अगर पूछा जाए रेशम कीट का, तो ये आपका सेरी कल्चर हो जाता है, सेरी कल्चर। ठीक है, अगर बात करें मछली पालन की, तो मत्स्य पालन के लिए आपका जो है पीसी कल्चर होता है, पीसी कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, मत्स्य पालन के लिए कौन सा होगा? पीसी कल्चर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है अलकनंदा और भागीरथी। एक मिनट, हाँ, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी, भिलांगना, भिलांगना और अलकनंदा या अलकनंदा और पिंडार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी एवं भिलांगना। इसी पे जो है वो टिहरी बांध स्थित है। और ये जो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जो है वो जल विद्युत निकाली जाती है, मतलब विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड का जो टिहरी जिला है, ठीक है, टिहरी जिला में स्थित है, इसलिए इस बांध का नाम जो है टिहरी बांध रखा गया है। इसका जो बनने की शुरुआत था वो आपका 1978 में ही हो जाता है, लेकिन ये फिर मतलब पूरी तरीके से अगर बोला जाए चालू जो हुआ है 2006 में हुआ है। बहुत सारे पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दे यहाँ पे आ गए थे, जिसके कारण ये काफ़ी लेट हुआ और 2006 में ये चालू हुआ था। यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिया हुआ है अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन दोनों नदियों का जो मिलन स्थल है वो कौन सा प्रयाग बनाता है? तो याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी A+B जो है आपका D बनाता है, अर्थात ये आपका जो है देव प्रयाग बनाता है, देव प्रयाग।
ठीक है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है अलकनंदा और भागीरथी को। वहीं अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती है तो ये जो बनाता है वो बनाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की जो आबादी है वो सबसे कम है। अभी जो 2021 का जनगणना है उसके 2021 नहीं बल्कि 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका सिक्किम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य बोले तो वो आपका यूपी आ जाएगा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका बिहार है। ठीक है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है। वहीं अगर बात करें नागालैंड की तो नागालैंड में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है, ठीक, न्यूनतम जनसंख्या नहीं बल्कि निगेटिव जनसंख्या वाला राज्य नागालैंड है। यहाँ पे जो है वो माइनस वृद्धि हुई थी, -0.58% से इस राज्य की जनसंख्या घटी थी। तो एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य जहाँ की जनसंख्या जो है वो आपका निगेटिव ग्रोथ में गया था। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तो ये सही हो जाएगा। देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान है। शुष्क वन अनुसंधान ये काफ़ी पूछा जाता है, ये जोधपुर में है। ऐसे भी आप समझ सकते हो शुष्क वन का बात किया जा रहा है तो ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र में होगा, जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान तो ये आपका शिमला में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है। उसके बाद जो है अगर बात करें तो शिमला में एक और आपको देखने को मिलता है आलू, जो आलू अनुसंधान संस्थान है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केंद्रीय आलू, तो वो आपको मिलेगा शिमला में। देखते हैं आगे। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, अच्छा इसका आंसर आप मिला लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब सभी जो है वो सुमेलित है। तो याद रखिएगा कि जो घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम था ये आपका लाया कब गया था? तो लाया गया था 2005 में, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है लागू हुआ था वो 2006 में लागू हुआ था। और इसमें मेनली यही था कि जो भी महिलाएं हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं उन सभी का संरक्षण करना। आगे करंट का क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पूछा ये जा रहा है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। एक्चुअली क्या है कि ये पुराना क्वेश्चन है, 2022 में ही जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा नैनो यूरिया का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और अभी क्या है कि गुजरात में इसका एक प्लांट बनाया गया, तो ये आप याद रखिएगा। और एक नया जो 2023 का करंट ये है कि अब नैनो डीएपी भी लॉन्च कर दिया गया है। और इस नैनो डीएपी का जो उद्घाटन है वो आपका जो है अमित शाह के द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। और ये बनाया किसने है? तो इफ्को के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पूछा जा रहा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है निखत जरीन, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या गोस्वामी झूलन। तो झूलन गोस्वामी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को जो है वो बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का ये प्राइज़ दिया गया। आगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, वाराणसी या दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था भारतीय जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। आगे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उपरोक्त में एक से अधिक। तो देखिए लिथियम का जो अभी भंडार है वो आपको मिला है, राजस्थान में भी मिला है, जम्मू कश्मीर में भी का जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे भी इसके भंडार मिले हैं। और ये राजस्थान में जो है ये आपको जो मिला है वो आपका नागौर ज़िले में मिला है। और बोला जा रहा है कि इससे जो है भारत का 80% जो डिमांड है वो आपका पूरा हो जाएगा राजस्थान वाले से। अभी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट इसमें बाकी है कि उसका क्वालिटी क्या है, वो सारा चीज़ आगे जो है वो आना अभी बाकी है। बस अभी इतना याद रखिए कि ये जो है राजस्थान और हिमाचल, ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे ये
लिथियम का भंडार आपको मिला है। और लिथियम का यूज आपका कहाँ पे होता है, तो जो आपका फ़ोन का बैटरी है, फिर आपका जो सेमी कंडक्टर, जो भी आपका इलेक्ट्रिक वाहन है, ई वाहन, लैपटॉप, ये सारे में जो लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। आगे पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये खर्च का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 45 लाख करोड़, 47 लाख करोड़, 37.45 लाख करोड़, 43 लाख करोड़, या उपरोक्त में एक से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45.03 लाख करोड़ जो है वो केंद्रीय बजट में इस बार का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा इतना जो है गवर्नमेंट इस बार खर्च कर रही है। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। फागू चौहान, देखिए फागू चौहान जो है वो आपके सिक्किम के नहीं, ये आपके मेघालय के राज्यपाल हैं। कहाँ, मेघालय के। वहीं अगर बात करें शिव प्रताप शुक्ल की, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये आपके बिहार के राज्यपाल हैं। और सीपी राधाकृष्णन, ये जो है झारखंड के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय का हम लोगों ने देखा कि ये जो है फागू चौहान थे। अब एक बच जाता है आपका सिक्किम, तो सिक्किम का याद रखिएगा कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो आपके अभी सिक्किम के राज्यपाल है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है अमिताभ कुमार, जे साई दीपक, रस्किन बॉन्ड, गौतम बारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल। और अगर बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक नया बुक आपका अभी आया है, वो है ए गोल्डन ईयर्स, ए गोल्डन ईयर्स। ये पुस्तक जो है आपका रस्किन बॉन्ड का है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फ्रांस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी में जो है वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कब, तो फरवरी 2023 में। और इसमें जो भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किए थे वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन है तुर्की, यमन, ओमान, मिस्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये मिस्र के जो है वो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी, और उन्हीं के द्वारा ये हमारा जो 74वां गणतंत्र दिवस था उसमें यह पार्टिसिपेट किए थे। एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये जून 2023 का ही न्यूज़ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मिस्र के दौरे पे गए हुए थे। यूएसए के बाद कहाँ गए थे, मिस्र गए थे। तो वहाँ पे इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल के अवार्ड से नवाजा गया, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, नील रिवर यहाँ से गुजरती है तो उसी के नाम पे बोला जाता है, उसे नील या नाइल भी बोला जाता। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिस्र का, वो दिया गया किसे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये भी आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 40, 43वां, 44वां, या 50वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40वां। भारत का जो स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 40वां है। और जो इसका स्कोर है वो भारत को दिया गया है 36.6। ठीक है, और टॉप पे कौन है, तो टॉप पे जो है आपका स्विट्जरलैंड है। ये भी आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पे है। आगे पूछा जा रहा है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक, फाइजर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत बायोटेक। उसी के द्वारा ये किया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था इनोकोवैक,
ये पहला जो है नोजल वैक्सीन था। आगे की कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, उत्सर्जन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। एक्चुअली क्या है कि जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम आपका पाया कहाँ जाता है? तो ये आपका पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है सेल का, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे ये छोटे छोटे खुरदुरे रूप में ये पाया जाता है, और उसी से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए आपको मालूम होगा कि जो राइबोसोम है उसे प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है, किसे? राइबोसोम को। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आगे। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं और उन रोगों को कहा जाता है तीव्र रोग लक्षण, चिरकालिक रोग चिन्ह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिरकालिक, ऑप्शन नंबर सी। जो है ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उन्हें चिरकालिक रोग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ सकते हो, जैसे दमा जो रोग है, मधुमेह है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा जो है गठिया, ये सारे ऐसे रोग हैं जो काफ़ी समय तक रहते हैं और ये जल्दी ठीक भी नहीं होते। फिर आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अर्थात कौन जो है प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है? पत्ता, जड़, हरित लवक, स्टोमेटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्रकाश संश्लेषी अंग में जो है आपका आ जाएगा पत्ता आ जाएगा, इसके अलावा हरित लवक भी जो है और हरित लवक होता है। तो देखो जो पत्ता होता है उसी के अंदर क्या होता है कि हरित लवक होता है, अर्थात और इसी में जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है और वो जो क्लोरोफिल हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ जो है वो आप गौर करोगे तो अंगक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे में इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। ऐसे ये जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पत्ते में ही पाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन सी, वसा अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट सेल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ये बनता कैसे? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका जल से मिलता है सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। C6H12O6 प्लस, और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया प्लस में क्या देता है? ऑक्सीजन जो मुक्त करता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो देखिए पौधे में दो तरीके के ऊतक पाए जाते हैं। एक जिसे जाइलम बोला जाता है। जाइलम का काम होता है कि वो जड़ से जो है वो जल और खनिज लवण को पौधों के ऊपरी भाग, अर्थात जो तना है, पत्ते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है जाइलम का करता है। तो जाइलम तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, केवल वो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम होता है कि जो पत्तों के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाया गया उन पत्तों को जो है पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाने का। तो ये ऊपर और नीचे दोनों ओर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पौधा है तो इस पौधे में जो है अगर यहाँ पे कोई ब्रांच निकला हुआ है और यहाँ पे पत्ते हैं, तो यहाँ पे अगर भोजन का निर्माण हो रहा है तो ये पौधे के जो है ऊपरी भाग में भी जा सकता है और नीचे वाले भाग में भी जा सकता है। इस तरीके से फ्लोएम में जो है वो खाद्यों का परिवहन वो दोनों साइड में होता है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। आगे पूछा जा रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, छाल में, तना में या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। जो पादप अवशिष्ट होते हैं इन सारे चीज़ों में जो है उपस्थित होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे, आप पादप अवशिष्ट में जो है गोंद को ले सकते हैं। गोंद हो गया, रेजिन हो गया, या फिर जो है तारपीन का तेल, ये मतलब कुछ पौधे जो है वो तेल भी देते हैं। जैसे आपका चंदन का लकड़ी का तेल होता है, यूकलिप्टस का तेल होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक तरीके का अवशिष्ट पदार्थ ही है और वो अलग अलग रूप में निकलते हैं। कुछ जो अवशिष्ट गैसें होती हैं वो आपका जो है वो कोशिका की जो रिक्तियाँ पौधे में जो स्टोमेटा है उन पत्तों में पाया जाता है, उनके द्वारा भी ये निकलती है। तो ये भी सही हो जाएगा। पत्ते भी अपशिष्ट होते हैं और वो जो है
वो गिर जाते हैं कुछ समय के बाद। इसके अलावा छाल में तो पाया जाता है, तनों में भी पाया जाता है। आप एक सहजन का जो पेड़ होता है गोंद, तो गोंद को आप अगर उसके तने को छीलते होंगे तो एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, तो वो कहाँ पे स्थित है, वो उसकी छाल में स्थित होता है। तो इस तरीके से इन सारे जगह जो है वो पादप अवशेष संचित रहते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। तो ये सारे एंजाइम जो है वो पादप एंजाइम होते हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि पादप एंजाइम नहीं, पादप हार्मोन होते हैं। और पूछा जा रहा है कि कौन जो है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो है एक तो आपका जिबरेलिन और दूसरा जो है ऑक्सीन, ये दोनों जो है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब इन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं कि इनका क्या क्या यूज होता है। देखिए, जो ऑक्सीन हार्मोन होता है पौधों में, ये पौधे की वृद्धि के में उत्तरदायी होता है, ठीक है। पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और ये जो है एक तरीके से क्या करता है, जो खरपतवार होता है, खरपतवार को भी ये वृद्धि करने से रोकता है, ठीक है, उसे नष्ट कर देता है। तो ये याद रखिएगा। अगर जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन जो है ये जो है एक नर पुष्प में वृद्धि करता है। बीजों को जो है वो जो मतलब सुषुप्तावस्था है उसे भंग करने का काम करता है, भंग करने का काम करता है। और उसे जो है अंकुरित करने का काम जो है वो जिबरेलिन का होता है। तो ये याद रखिएगा, जिबरेलिन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो सुषुप्तावस्था को भंग करता है और अंकुरित होने में मदद करता है, अंकुरित होने में मदद करता है जिबरेलिन। वहीं जो अवशेषिक एसिड होता है, अवशेषिक एसिड का काम क्या होता है कि बीजों को जो है वो सुषुप्त मतलब सोए रखने में मदद करता है, सुषुप्तावस्था में बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा? तो अवशेषिक एसिड। उसके बाद एक आपका है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है कि ये जो है पौधों में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है, आरएनए और क्या प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। एक तरीके से ये भी जो है पौधे की वृद्धि में जो है वो मदद करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण तो ये नहीं होगा। उत्तल दर्पण हमेशा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखिएगा ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। तो हमें जो वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा किससे मिलेगा? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण एक्चुअली क्या है कि ये आपका आभासी और वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, ये दोनों टाइप का प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसलिए सही आंसर अवतल दर्पण होगा। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो बात हो रहा है वो दर्पण के बारे में हो रहा है। और जो अवतल दर्पण होता है इसी का और जो है दूसरा इसका नाम है, इसे अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है, मतलब एक बिंदु से जो है ये लाइट को डाइवर्जेंट का काम करता है। वहीं जो उत्तल दर्पण होता है इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण ये क्या करता है? कन्वर्जेंट का काम करता है, अर्थात ये जो लाइट आ रहा है उसे लाइट को एक जगह पे जो है वो जमा करने का काम जो है आपका उत्तल दर्पण में होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण जो है आपका अपसारी दर्पण कहलाता है और जो अवतल दर्पण है वो अभिसारी दर्पण कहलाता है। आगे पूछा जा रहा है समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो जो नॉर्मल आइज है, नॉर्मल आइज में जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी की बाद की वस्तुओं को जो है हम लोग आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो अधिकतम दूरी जो है वो अनंत होना चाहिए, जितना दूर तक आपको नज़र आ सकता है, मतलब ये इसे जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता, बोला जाता है अनंत तक की दूरी को देखा जा सकता है। लेकिन जो मिनिमम दूरी है वो आपका कितना होता है? वो 25 सेंटीमीटर होता है। और आपको मालूम हो कि जो हमारे आइज पे कोई भी इमेज बनता है वो हमेशा जो है आपका उल्टा बनता है। आगे देखते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा आपका उत्पन्न होता है जनरेटर से, जनित्र बोला जा रहा है इसे। तो जनरेटर से जो है ये विद्युत धारा का उत्पादन होता है।
ठीक। और वहीं जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि कोई भी अगर विद्युत परिपथ है तो उसमें अगर मिनिमम भी धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा को मापने का काम जो है ये करता है। साथ ही उस धारा का डायरेक्शन भी बताने का काम जो है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। वहीं एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है वो धारा का माप करके बताता है कि जो धारा का प्रवाह है वो कितना प्रवाह हो रहा है, और इसे ए से भी डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर वो दिशा बताने का और छोटी से छोटी अमाउंट में भी अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो बताने का काम ये करता है। एक तरीके से गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर का ही काम करता है। आगे पूछा जा रहा है विस्थापन की दर क्या कहलाता है। तो विस्थापन की दर जो है वो आपका त्वरण कहलाता है। सॉरी, त्वरण नहीं, बल्कि वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाता है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर जो है वो आपका त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन वो आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि देखो, वेग में क्या होता है कि आपका डायरेक्शन जो डिफाइन होता है, इसमें निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में विस्थापित होता है तो उसे वेग कहते हैं, अर्थात ये आपका सदिश राशि है। जबकि चाल में क्या है कि कोई भी दूरी को जो तय करता है एक निश्चित समय में, तो वो उसका चाल कहलाता है। चाल में जो है वो दिशा जो है निर्धारित नहीं होता है, इसलिए चाल जो है वो आपका अदिश राशि होता है। आगे है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, तो दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना ज़्यादा दूरी होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा जो है दो वस्तु क्लोज होगा गुरुत्वाकर्षण का मान जो है उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात उन दोनों को जो है अलग करना जो है वो और भी ज़्यादा कठिन होगा। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन लवण का उदाहरण है। तो HCl ये आपका जो है वो अम्ल का उदाहरण है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका क्षार का उदाहरण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्षार का उदाहरण है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर अम्ल और क्षार ये दोनों जो है जब प्रतिक्रिया करता है तो वो क्या देता है, हमें लवण और जल देता है, लवण और जल प्रदान करता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो HCl और NaOH है, जब इसे रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ से ये Na क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ मिलके आपका बना देगा NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये H और यहाँ पे जो OH का H था ये दोनों मिलके जो है आपका H2O बना देता है। अर्थात अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करने के बाद लवण और जल का उत्पादन करते हैं, ये होता है। इसलिए लवण का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम +2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु संख्या होता है 12। ठीक है, और कोई भी परमाणु संख्या जितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो यहाँ भी जो परमाणु संख्या हो गया वो 12 हो गया। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट तत्व जो है जब वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तो वहाँ उसमें माइनस आ जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस प्रवृत्ति का है, तो जैसे ही वो किसी के साथ किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, किसी और को दे रहा है, तो फिर उस एलिमेंट के ऊपर क्या होता है कि वो प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि Mg+2 है, अर्थात इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो त्याग करने पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 जो है यहाँ पे चला गया। और पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, अर्थात 12 था, और 12 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन को साझा होता है। देखो, और यहाँ पे बोल रहा है जो द्विबंध होता है उसमें रासायनिक बंधन के बाद कितने परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और इसका जो अंदरूनी कक्ष होता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो बाहरी कक्ष होता है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए तो इसका जो है वो क्या होता है कि कंप्लीट हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसी जो है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ये क्या किया, किसी और जो है ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है। तो अब ये क्या होगा कि इस ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। अब ये दोनों जब द्विबंध बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया इस ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो ये जो बनाएंगे तो इस तरीके से क्या है कि टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाता है। तो वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो 4 का। आगे पूछा जा रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। होता यह है कि जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, उसके अवयव के रूप में तो होते हैं आपका ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। ठीक है, और लेकिन मेनली अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सा अवयव होता है, तब वहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। मेन रूप से ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सारे अवयव के बारे में, और ऑप्शन में आपका उपरोक्त में एक से अधिक भी है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो ऑप्शन है H2O, CO2, NaCl, मीथेन। तो देखिए सहसंयोजी बॉन्ड वो बनाता है जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो यहाँ पे H2O में भी उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये जल का अगर हम देखें तो जल भी क्या करता है कि आपका सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, और इसका यूज हम लोग डेली करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका H2O। कुछ चीज़ें जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, तो वो आप धीरे धीरे ही समझ में आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। कुछ जो है वो को ग्रुप होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, तो उसी में से एक ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है एल्डिहाइड के बारे में, कि एल्डिहाइड का जो है वो क्या होता है, क्रियाशील समूह क्या होता है। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड जो है वो आपका CHO होता है। देखिए जो क्रियाशील समूह होता है उसी पे क्या होता है कि पूरा डिपेंड करता है कि कोई भी यौगिक जो है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। जैसे OH क्या होता है कि आपका अल्कोहल का गुण होता है, मतलब अल्कोहल का जो है क्रियाशील समूह आपका OH होता है। तो जो भी आपका अल्कोहल होगा जैसे C2H5OH, ये आपका जो है ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या है कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो OH के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी टाइप से मिथाइल अल्कोहल जो है वो आपका CH3OH जो है। तो हर एक में क्या होता है कि जो OH ग्रुप है, मतलब जो उसका क्रियाशील समूह है, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर जो बाकी का दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं। जैसे COOH, ये जो है आपका क्या होता है, कार्बोजिलिक एसिड का ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। COOH ये क्या होता है, ये आपका कार्बोजिलिक समूह का ग्रुप होता है। वहीं जो है NH2 ये जो है एमिनो एसिड का ग्रुप होता है, एमिनो एसिड का ये ग्रुप होता है। OH क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये होता है। आगे जो है पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पूछा जा रहा है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है। देखो परिवर्तनीय मतलब हो गया कि लागू करवाना, लागू करवाना, ये परिवर्तन नहीं बोल रहे, परिवर्तनीय मतलब लागू करवाना।
तो जो ऑप्शन नंबर 69 का देखें, पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसे कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अर्थात लागू करवाया जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक का सिद्धांत क्या है कि ये जो है राज्य के द्वारा वो सुविधाएं प्रदान की जाती है जब उसके पास संसाधन होता है, अर्थात ये ज़बरदस्ती जो है वो कानून के द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट की, तो इसे जो है ये आपका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब हर हाल में ये आपको लागू करवाया जाएगा न्यायालय के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, अर्थ परिवर्तनीय भी नहीं होगा, आंशिक भी नहीं होगा। जब राज्य के पास होगा तब वो चीज़ें आपको दिया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है। आगे पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या 91 संविधान संशोधन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत ये बोला गया है, ये कब हुआ था तो 1992 में, और उसमें ये बताया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी, चूँकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। कौन से निर्वाचक मंडल में? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा होगा उस निर्वाचन मंडल में। और राष्ट्रपति के चुनाव की का जो वर्णन है निर्वाचक मंडल का, ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये हमें जो है आर्टिकल 54 में मिलता है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये बातें की गई थी। आगे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं या गैर उत्तरदायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार का मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है, और अगर इसमें कोई भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को जो है वो त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो है उच्चतम सिविल अधिकारी आपका जो है मंत्रिमंडल सचिव होता है। जो कैबिनेट मंत्री का सचिव होता है वो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। वहीं अगर बात करें महान्यायवादी की, तो यह जो है सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और ये जो है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल 76 में जो है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है कौन स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था जो है वो स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता है, बल्कि यह जो है वो राज्य सूची का विषय होता है। लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर किसका होता है? आपका ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और बाकी का अगर देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, ये सारी जो है आपका स्थानीय सरकार के अंतर्गत आ जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो अनुसूची की कुल संख्या है उसमें 12 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। और उसी में पूछा जा रहा है कि इसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञा का प्रावधान है। तो जो तीसरी अनुसूची होती है उसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञा का बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें दूसरी अनुसूची, तो इसमें जो है वेतन का बात किया गया है। ठीक है, मतलब सबसे पहले वेतन लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है शपथ का बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें चौथी अनुसूची में, तो इसमें बताया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है स्टेट और यूटी में जो सरकार है उसका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व रहेगा उसके बारे में बताया गया है। अर्थात राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया आपका चौथी अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या बोलता है? ये जो है आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक और होता है आपका असम। ठीक है,
चार जो राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इन राज्यों के क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में जो है इसमें बताया जाता है छठी अनुसूची में। और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छठी अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं है। तो याद रखिएगा मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये चार राज्य का वर्णन जो है आपका छठी अनुसूची में है। और इन्हीं में जो है जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन किस तरीके से होगा इसका बारे में बताया गया है। आगे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका अनुच्छेद 49 में वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसमें शराबबंदी के बारे में बताया गया। मतलब इसमें मेनली जो बताया गया वो है कि राज्य जो है वो पोषाहार स्तर को बनाए रखने का कोशिश करेगा, तो वो शराबबंदी इसी के अंतर्गत आ जाता है। वहीं जो आर्टिकल 48 है इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन के बारे में का संगठन के बारे में बताया गया है, कृषि और पशुपालन। वहीं अनुच्छेद अगर 50 की बात करें तो इसमें जो है शक्तियों के का जो है मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका जो शक्ति है उसके पृथक्करण के बारे में बात की गई है। शक्ति के पृथक्करण के बारे में बात किया गया है, मतलब 50-50 इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं कि शक्ति का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में है। फिर आगे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 375, अनुच्छेद 315, 335 या 365। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। इसमें यह प्रावधान है कि एससी और एसटी को जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, एससी एंड एसटी को। आगे आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य लक्षण है किसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पे आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य मानी जाती है। आगे पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि वैसे जो कि डायरेक्ट आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे आधारित है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं, और वैसे उद्योग जो कि प्राथमिक के ऊपर डिपेंडेंट है वो आपका जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि वगैरह जो है वो आपका क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो खनन है वो आपका प्राथमिक में आ गया, लेकिन इसी खनन के ऊपर जो है आपका अगर स्टील प्लांट आधारित है तो वो आपका सेकेंडरी में आ जाता है। और स्टील प्लांट में जो बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बैंक जो है आपका क्या दे रहा है, एक तरीके का सर्विस दे रहा है। तो ये बैंक आपका किस में आ जाता है, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। अगर यहाँ पे देखिए जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो कपड़ा उद्योग ये क्या है, ये जो है आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। कपड़ा उद्योग मतलब इंडस्ट्री ये आपका सेकेंडरी में आ जाता है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो है ये क्या कर रहा है, ये भी एक उद्योग का उदाहरण है, तो ये भी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर बात करें वस्तुओं का परिवहन का, तो ये आपका जो है एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये आपका जो है टर्शियरी क्षेत्र में आ जाता है, तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। चीनी उद्योग ये भी आपका जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आगे पूछा जा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है राज्य में शहरीकरण का रेट क्या है। तो याद रखिएगा जो शहरीकरण का रेट है वो है 16.2%, और पिछले साल अगर पूछा जाए तो वो कितना था, तो वो 15.3 था। बस अभी आप इसका याद रखिए कि 16.2 जो है वो शहरीकरण का स्तर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जो डेयरी है, डेयरी जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। आगे है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में क्या शामिल है। ऑप्शन है सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। एक तो आपका समावेशी विकास है ही, इसके बाद जो है इसमें बोला गया है
बेसी विकास वित्तीय क्षेत्र, उसके बाद सर क्षमता को सामने लाना, ये भी जो है सप्तऋषि के अंतर्गत बोला गया। इसमें बोला ये गया है कि जो निहित क्षमताएं हैं उनका विस्तार किया जाएगा, मतलब जो भी क्षमता है उसे जो है और सामने लाना होगा। साथ ही हरित विकास इसमें शामिल है। तो ये चार तो हैं, इन चार के अलावा फिर क्या आ जाता है कि जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक पहुँच भी जो है इसके अंतर्गत आता है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। ठीक, तो ये 5 हो गया। इसके अलावा फिर बोला जाता है युवा शक्ति, युवा शक्ति ये भी जो है सप्तऋषि के अंतर्गत आएगा, युवा शक्ति। इसके अलावा फिर एक हो जाता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अर्थात बुनियादी जो ढांचा का विकास है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो डेवलपमेंट है वो भी आपका आ जाएगा सप्तऋषि के अंतर्गत। तो याद रखिएगा केंद्रीय बजट में सप्तऋषि का बात किया गया और उसके अंतर्गत ये 7 चीज़ें बताई गई है। फिर पूछा जा रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो याद रखिएगा जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वो सबसे पुरानी मतलब बिहार में जो है सबसे पुरानी भूतात्विक क्षेत्र माना जाता है। और ये किस क्रम का है, तो ये आपका धारावार क्रम का माना जाता है, धारावार क्रम की इसमें चट्टानें पाई जाती है। जबकि जो रोहतास पहाड़ का एरिया है, ठीक है, तो ये आपका विंध्यन क्रम कहा जाता है, विंध्यन क्रम की यहाँ पे चट्टानें देखने को मिलती है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र है गंगा का मैदान, तो ये तो आपका नवीन मैदान का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, नवीन मैदान का ये उदाहरण है। एक आपका अगर बच जा रहा है उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, तो ये उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ जो है वो आपका क्या होता है, ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, तृतीय क्रम की चट्टान जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुराना पहाड़ के अंतर्गत आता है। फिर आता है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा रामेश्वरम जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो याद रखिएगा पाक की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। पूछा ये गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सिंधु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा जो है वो आपका सबसे लंबी नदी है भारत की और इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। देखो ऐसे तो बाकी जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और आपका जो है सिंधु नदी ये भी जो है गंगा से बड़ी है, लेकिन क्या है कि ये भारत में के बाहर इनकी लंबाई चली जाती है। जैसे आप तिब्बत हो गया और बांग्लादेश हो गया वहाँ पे ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ओवरऑल अगर इसकी लंबाई देखें तो गंगा से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पूछा गया भारत की सबसे लंबी, तो फिर आपका गंगा नदी हो जाएगा। आगे कि रेगुड़ किसका नाम है। तो रेगुड़ जो है आपका काली मिट्टी का ही नाम है और इसमें जो ये कपास के उत्पादन के लिए उपजाऊ माना जाता है। आगे है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह अर्थात जो स्टार्स हैं उनका समूह क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र क्या होता है कि ये जो भी स्टार्स हैं उनका एक विशेष समूह होता है और नक्षत्र को ही दूसरा नाम बोला जाता है तारामंडल, तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार का अगर थीम पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या था, 2023 का वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इस बार का थीम था। और ये जो है इस टाइप का आपको पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो है इस बार का थीम था। आगे है यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर क्या होगा। ऑप्शन है 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटे। एक्चुअली क्या होता है कि एक देशांतर का अगर अंतर होता है तो वहाँ पे जो है आपका 4 मिनट का अंतर आ जाता है।
ठीक है, एक देशांतर का अंतर मतलब 4 मिनट का। तो यहाँ पे 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 90 गुने 4 मतलब ये 360 डिग्री का अंतर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और 360 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 घंटे। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन है अगुल्हास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या बेंगुएला धारा। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है जो बेंगुएला धारा है। ये बेंगुएला धारा जो है वो आपका हिंद महासागर में नहीं है पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक महासागर में बहने वाली ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो ये हो जाएगा बाकी जो अगुल्हास जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा है और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा है, ये सभी जो है हिंद महासागर में बहती है। फिर आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन है बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन। तो देखो बियर जो आपका लेक्स है वो आपका जो ग्रेट लेक्स है उसमें शामिल नहीं होता। और ग्रेट लेक्स में शामिल कौन कौन सा होता है, तो वो होता है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है ईरी और दूसरा जो है वो होता है ओंटेरियो। ओंटेरियो, ये 5 जो है वो आपका लेक्स है और ये सारे जो है आपका उत्तरी अमेरिका में मतलब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। तो इन्हीं को जो है वो ग्रेट लेक्स बोला जाता है और उसमें जो है ये बियर लेक शामिल नहीं है। ये सारे जो लेक है वो आपका ताज़े पानी का लेक है। ठीक है, ताज़े पानी का लेक है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आगे कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है वो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। आगे पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या ओजोन क्षरण के कारण। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसी के कारण जो है आपका ग्रीन हाउस में इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओजोन क्षरण का बात किया गया, तो ओजोन क्षरण के कारण जो है आपका यूवी रे जो है वो सीधे पृथ्वी पे आता है और इससे जो है वो अलग अलग टाइप का बीमारी होने का चांसेस होता है। तो ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस में को बढ़ाने में मदद नहीं करता। अर्थात यहाँ पे सिंपल पूछा जाता है कि कौन जो है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देने वाला गैस है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका एक कारण होता है। आगे पूछा जा रहा है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे आया था। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और कार्बन क्रेडिट होता क्या है कि जो देश जो है वो कार्बन का उत्पादन कम कर रहे हैं तो उसे एक स्कोर दे दिया जाता है और जो देश ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं वो उसे जो है वो एक खास मनी चुका के वो इससे खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था जिससे जो देश जो है वो कम कार्बन उत्पादन करते हैं वो भी इसका लाभ ले सके और जो ज़्यादा उत्पादन करते हैं उन्हें जो है वो एक तरीके का टैक्स मतलब मूल्य चुकाना पड़े। आगे है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ओजोन परत का जो संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में एक समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुआ था जिसके तहत जो है हमें ओजोन परत की सुरक्षा करनी थी और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है यूएनओ के द्वारा 1994 में ये घोषणा किया गया कि हम लोग जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे जागरूकता फैलाने के लिए। आगे है कि राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है। ऑप्शन है शैक्षिक और शोध संस्थानों को, वन एवं वन जीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षक को या मैंग्रोव वन संरक्षकों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल में क्या है कि जो वन जीव के क्षेत्र में अलग अलग विशेष कार्य कर रहे हैं उन लोगों को जो है ये दिया जाता है, जैसे कि शैक्षिक एवं जो शोध संस्थान कर रहे हैं उन्हें भी दिया जाता है, वन एवं वन जीव अधिकारी हैं उन्हें दिया जाता है और वन जीव संरक्षक इन्हें भी जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सभी को जो है वो ये प्राइज दिया जाता है।
आगे भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है वो कहाँ है? वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, और उनका ये जो बुक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसी बुक में इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है वो आपका 243 है। वहीं अगर पूछ दिया जाए कि बिहार विधान परिषद में कितना है, तो विधान परिषद में 75 है। और लोकसभा में कितना है? तो लोकसभा में जो है आपका सीटों की संख्या आ जाता है 40, और राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 होता है। तो याद रखिएगा इन सभी को, विधानसभा में 243, जो आपका विधान परिषद है वहाँ 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें बिहार की है। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4। यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये दोनों तो डायरेक्ट रूप में ऐसे संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन साथ ही जो औद्योगिक नीति है ये भी जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण रखती है, और शिक्षा नीति में भी जो है पर्यावरण दृष्टिकोण रखते हुए लोगों को जागरूक करने की बात की गई है। तो ये एक तरीके से पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए कारगर होंगे, और इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। आगे कि कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, धान का जो खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ये मानव के द्वारा नहीं, बल्कि ये मानव के द्वारा बनाया गया, न कि प्रकृति के द्वारा। आगे पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? देखो, चिपको आंदोलन में ये नारा दिया गया कि जो पारिस्थितिकी है वो हमारा अस्थायी मित व्ययता है, और उसी के बाद जो है, और ये नारा देने का काम किसने किया था? जो चिपके आंदोलन से जुड़े हुए थे व्यक्ति, जैसे कि आपका सुंदरलाल बहुगुणा और जो पर्यावरणविद थे, उनके द्वारा ये नारा उस टाइम बुलंद किया जा रहा था। और ये घटना कब की है? तो ये आपका 1970 के दशक की है, जब वहाँ पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो लोग उससे चिपक के जो है वो पेड़ों की रक्षा करने का काम किए थे। तो ये आपका जीके का सारा क्वेश्चन था। अब जो है मैथ के क्वेश्चन को जो है वो देख लेते हैं। पहला आपको पूछा जा रहा है कि ये पावर दिया हुआ है और यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इसका बेस हम लोग बराबर कर दे तो ये जो पावर है वो भी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और ये 81/25 है। तो अगर यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें 81 क्या दिख रहा है कि ये 9 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। तो इसी जो हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 9/5 का ये स्क्वायर यहाँ पे फिर x-6 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। फिर इसमें आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि अगर किसी का पावर जो है अगर -1 कर दिया जाए तो वो फिर 1/9 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग -2 एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये फिर आपका इधर तो आपका 5/9 हो ही जाएगा, यहाँ भी आपका 5/9 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 की पावर x-6 इस टाइप से आ जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे x-3 इज इक्वल टू -2 इंटू x-6, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर है कि 4, 10, 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है कि आपको 4, 10 और 15 इन सब का एलसीएम ले लेना है, और जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 60, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा? तो 9999 आ जाएगा। और जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपका जो है शेष कितना आ जाएगा? तो शेष आ जाएगा आपका 39। तो जब आप इस 39 को इसमें से घटाएंगे, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 9960। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और बाद में जो है 20,000 रुपये में बेच दिया।
इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो पहले लाभ कितना हुआ है, 16,000 में खरीदा और 20,000 में बेचा है। मतलब ये जो इसका सीपी है वो 16 है और एसपी जो है वो 20 है। और जो लाभ होता है वो बोला जाता है कि आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 20 है और यहाँ से अगर 16 घटाएं तो 4,000 आपका लाभ हो गया। और अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो बटे में आपका क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य कितना था 16,000 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 अगर करें तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपका आ जाएगा 25%, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये आपका जो है सीआई का क्वेश्चन है, जिसमें बोला ये जा रहा है कि 2 वर्ष में कितना है 540 है और 4 वर्ष में 900। अर्थात अगर हम 2 वर्ष का निकालें इन दोनों के डिफरेंस से तो 900 माइनस अगर 540 से करते हैं, ठीक है, 900 माइनस 540 तो ये आपका आ जाएगा 360। और ये 360 क्या है, आपका 2 साल का जो है वो आपका मिश्रधन है एक तरीके का। मिश्रधन तो आपका 540 हो जाएगा, ये आपका जो है 360 क्या है ब्याज है, और हमारा मिश्रधन कितना था 540। तो अगर हम लोग 540 में से मिश्रधन को घटा लेते हैं तो ये हमारा जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा 180। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे जो है अंडर रूट का बात किया जा रहा है 18 माइनस 200, इसे बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आप इसे तोड़ने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये 18 लिखा हुआ है तो इसे आप 11 प्लस 7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे क्या है -2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7। तो ये आपका आ जाएगा एक तरीके से अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस जो है ए माइनस बी के आपका होल स्क्वायर पे ये आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। और फिर जब स्क्वायर हटेगा तो ये फिर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखते हैं 106 नंबर को। इसे बोल रहा है आपको गुणनखंड को करने के लिए। तो यहाँ देखो 48 है, तो 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 6 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि माइनस में लिखा गया है, अर्थात -8 प्लस 6 इस फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमें चाहिए प्लस में और एक हमें चाहिए माइनस में, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में दिया हुआ है। तो करेक्ट जो आपका आ रहा है ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये -8x हो रहा है, ठीक है, और ये आपका 6x हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है -2x के फॉर्म में आएगा, अर्थात ये बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे पूछा जा रहा है प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण का जो है 2/3 है, तो भुजाओं की संख्या बताना है। तो इसका एक क्या होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बाह्य कोण और आंतरिक कोण होता है इसका जो मान होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण इनका जो कुल मान होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है वहाँ उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे, अगर मान लेंगे कि आंतरिक कोण हमारा कितना है x है, तो बाह्य कोण हमारा कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 2x बाह्य कोण जो है प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है। इस टाइप से क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे मान सकते हो कि जो आंतरिक कोण है वो आपका 3x है, और फिर जो बाह्य कोण है वो आपका 3x का क्या है 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंतरिक कोण जो बाह्य कोण आ जाएगा वो x आ जाएगा, और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस ये फिर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और ये आपका 5x इज इक्वल टू 180, अर्थात x बराबर जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। और 5x बराबर 180, तो ये तो आपका मतलब टोटल को जो भुजा है उसे भी बताना था, तो 5 आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कौन जो है भिन्न सबसे छोटा है। तो अगर इन सबको हम लोग सॉल्व करें तो देखेंगे कि जो 2/10 है
वो आपका सबसे छोटा हो जाएगा। आप डिवाइड करके भी अगर आप देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर है कि 109 नंबर को देख लेते हैं। 109 नंबर में जो है ए बी सी का मान पूछा गया है। यहाँ पे बताया हुआ है कि ए बाई बी जो है आपका कितना है, A/B वो आपका 1/5 है, और जो B/C है वो कितना है, वो आपका जो है 1/8 है। ठीक है, 1/8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8। देखो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए बताने में पता नहीं चल रहा है। आप इसका आंसर नोट कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 5 और 40। फिर देखते हैं 110 नंबर बोल रहा है कि ऐसे एक समपूर्णांक है तो कौन एक विषम पूर्णांक होगा। तो ये आप याद रखना कि इसका हो जाएगा 3x² + 5। ठीक है, 3x² + 5 जो है एक विषम संख्या होगा। आगे एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 है, और जब एक छात्र जो है कक्षा छोड़ता है तो कक्षा का औसत भार 2 kg कम जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाकी सबका भी जो है हम करेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। यहाँ पे स्पेस कम है तो बताने में बन नहीं रहा है। 112 नंबर को अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्यों होगा, यहाँ पे पूछा गया कि कौन नहीं बनाया जा सकता। अगर आप पूरे में देखोगे तो ई जो है वो ई यहाँ पे यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे ई का यूज नहीं किया गया था। 113 नंबर देखते हैं। फिर बोल रहा है कि वो जो है कितना 8 किलोमीटर किधर जा रही है, बाएं मोड़ती है। तो चूंकि ये शॉर्ट फेस कर रही है तो बाएं इसका किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। और यहाँ से बोल रहा है कि फिर से वो जो है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल रही है, तो इस टाइप का हो जा रहा है। अब बोल रहे वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है तो डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूरब में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल हो जाता है। फिर अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 20 किलोमीटर, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 किलोमीटर जो है दक्षिण पूर्व में होगा। उसी तरीके से हम लोग अगले को देखते हैं। आगे यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, उसके बाद बताया गया कि कौन जो है करेक्ट मान होगा। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। फिर पूछा गया 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू रुपेश 7 स्थान आगे हैं। यदि रुपेश का स्थान अंतिम से 17वां है तो आराम से राजू का क्या स्थान होगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वां। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पे बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि कौन जो है इसका सही पैटर्न होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 21। और क्वेश्चन नंबर 119 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, UG। और 120 का क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। और अगर यहाँ पैटर्न की बात करें तो यहाँ जो पैटर्न है पहले आपका जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और 5 प्लस हो रहा है, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है और 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है कि आपका 2 से डिवाइड होता है और 2 ऐड होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 से डिवाइड होगा और 1 ऐड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू।